हाय फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम क्लास 12th एंड iOS इंग्लिश का लेसन नंबर 8 द नेकलेस कर रहे हैं, जो कि न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो फ्रेंड्स, ये लेसन भी पब्लिक एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला लेसन है। लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन। कहानी द नेकलेस फ्रांसीसी लेखक गाय डे मॉपसांट द्वारा लिखी गई है। ये फ्रेंच ऑथर अपनी बेहतरीन लघु कहानियों के लिए जाने जाते हैं, मतलब काफ़ी जाने माने शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। ये कहानी एक सटायर है, एक व्यंग्य है जो ईमानदारी और सच्चाई जैसे मूल्यों के बारे में महत्वपूर्ण सबक साझा करता है। कहानी दिखाती है कि झूठा अभिमान और दिखावा करने की चाहत दुख का कारण बन जाती है, सभी दुखों का कारण बनती है। हमें अपने होने पर गर्व होना चाहिए और हमें अच्छे गुणों को विकसित करते हुए, गुड क्वालिटीज को विकसित करते हुए अपनी फ्लॉज यानी अपनी कमजोरियों, अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेना चाहिए। अपनी खामियों को, अपनी गलतियों को, कमजोरियों को स्वीकार करने से हम खुद को इम्प्रूव करते हैं। ये कहानी हमें बताती है कि हमें जो कुछ भी मिला है उससे कंटेंट रहना चाहिए, उससे संतुष्ट रहना चाहिए विद वॉट एवर वी हैव, और हम जो हैं हमें उसी में खुश रहना चाहिए। इसीलिए ये जो कहानी है ये प्राइड और वैनिटी यानी गर्व और घमंड के नेगेटिव इफेक्ट्स के बारे में बताती है और ईमानदारी की इम्पोर्टेंस पर एम्फसाइज करती है। इस कहानी के मुख्य पात्र जो हैं उनका नाम है मटिल्डे। मटिल्डे एक बेहतरीन जीवन का सपना देखती हैं कि मैं एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल में जी रही हूँ, लेकिन उसके लिए वो इतनी मेहनत करती हैं, इतनी डिटर्मिनेशन के साथ काम करती हैं, लेकिन फिर भी वो उस बेटर लाइफ को अचीव नहीं कर पाती। ये हम जानेंगे कहानी में, तो चलिए स्टे ट्यून्ड। बिफोर वी स्टार्ट विद द लेसन, इस कहानी के कुछ लर्निंग आउटकम्स हैं। लेसन को पढ़ने के बाद आप फॉरेन लैंग्वेजेस से इंग्लिश में ट्रांसलेट किए हुए क्लासिक टेक्स्ट को पहचान पाएंगे। फॉरेन कल्चर और वहाँ यूज किए गए नॉर्म्स यानी उनके जो मानदंड होते थे उनको आप समझ पाएंगे। फ्रेंच ओरिजिन से आए इंग्लिश वर्ड्स को आप समझ पाएंगे। एंड फाइनली ट्रूथफुलनेस, सत्यनिष्ठ होना, ऑनेस्टी यानी ईमानदार होना, एंड लैक ऑफ प्रिटेंशियसनेस यानी दिखावा न करने के महत्व को आप समझ पाएंगे। चलिए कहानी शुरू करते हैं सेक्शन 1 से। सेक्शन 1 में हमारी मुख्य किरदार यानी मटिल्डे से कहानी शुरू होती है। मटिल्डे एक प्रिटी और चार्मिंग लड़की थी, यानी एक सुंदर और आकर्षक लड़की थी, जो कि संयोग से, बाय स्लिप ऑफ फेट का मतलब संयोग से, एक क्लर्क्स की फैमिली में पैदा हो गई थी। उसके पास कोई पैसा नहीं था और कोई उम्मीद नहीं थी। उसे कोई रास्ता ही नहीं पता था कि वो जानी जाएगी या समझी जाएगी या प्यार की जाएगी या शादी की जाएगी किसी अमीर या किसी बहुत बड़े आदमी से। इसीलिए उसने फैसला किया कि मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन में काम करने वाले एक छोटे मोटे क्लर्क से ही शादी कर ली जाए। तो जब उसकी शादी का प्रस्ताव आया तो उसने इस बात के लिए कोई मना नहीं किया और एक छोटे मोटे क्लर्क से शादी करने का फैसला किया, जिनका नाम था मिस्टर लॉयसल। शादी के बाद भी वो हमेशा साधारण कपड़े ही पहनती थी, क्योंकि वो अच्छे कपड़े पहन ही नहीं सकती थी, लेकिन वो हमेशा दुखी रहती थी और उसे लगता था कि वो किसी ऊंचे दर्जे से नीचे आ गिरी है, क्योंकि उसे लगता था कि औरतों की कोई कास्ट नहीं होती, कोई रैंक नहीं होती। अगर वो सुंदर हैं, उनमें शालीनता है, उनमें आकर्षण है, तो वो कहीं भी जा सकती हैं। ये तीनों चीज़ें उनकी फैमिली और उनके बर्थ को रिप्लेस कर सकते हैं। यानी उसके माइंड में ब्यूटी, ग्रेस और चार्म ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता था, ना कि फैमिली और बर्थ। तो बेशक वो एक नीचे घराने में पैदा हुई थी, लेकिन तब भी उसे लगता था क्योंकि मैं इतनी खूबसूरत हूँ, मुझे पूरा हक है एक हाई वैल्यू या फिर किसी ऊंचे घराने में होने का। उसको लगता था कि प्राकृतिक प्रतिभा और खुद शालीन होना, सुंदरता के प्रति सहजता होना और एक सफल माइंड होना, एक लचीला मन होना हायरार्की डिसाइड करते हैं, यानी पोजीशन डिसाइड करते हैं औरत की। साधारण लेडीज होती हैं जो बहुत नॉर्मल सी लेडीज होती हैं, लेकिन अगर वो सुंदर हैं, बेशक वो नीचे घराने में पैदा हुई हैं और वो एलिगेंट हैं, शालीन हैं, उनका माइंड अच्छा है, तो वो काफ़ी बड़ी लेडीज यानी उच्चतम महिलाओं के बराबर भी हो सकती हैं। तो ये मटिल्डे का मानना था, इसीलिए वो हमेशा दुखी रहती थी। अब चलते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चंस 8.1 पर। हु इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी? फ्रेंड्स, प्रोटैगनिस्ट का मतलब है मेन कैरेक्टर। सो प्रोटैगनिस्ट इस कहानी की है मटिल्डे। मटिल्डे, शी इज अ ब्यूटीफुल वुमन हु बिलोंग्स टू द वर्किंग क्लास। मटिल्डे का मेन डिजायर क्या है एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी? मटिल्डे एक ऐसी लाइफ जीना चाहती हैं जो कि फुल ऑफ लग्जरी एंड वेल्थ है। She desires to be surrounded by pretty and elegant things like good clothes, elegant furniture and delicacies to eat.
डू यू थिंक मैडम लॉयसल वॉज हैप्पी बीइंग मैरिड टू हर हस्बैंड? क्या आपको लगता है कि वो खुश थी अपने हस्बैंड से शादी होकर? जी नहीं, शी वॉज नॉट हैप्पी बिकॉज उनको तो लगता था कि मैं हायर स्टेशन से नीचे गिर गई हूँ। मटिल्डे के हस्बैंड किसके लिए काम करते थे? मटिल्डे के हस्बैंड मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन में एक क्लर्क के रूप में काम करते थे। ये लाइन आपको गिवन है, मटिल्डे लेट हरसेल्फ टू बी मैरिड टू अ लिटिल क्लर्क ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। उनको लगता था कि उनकी शादी किस पर बेस्ड है? ऑब्वियसली कॉम्प्रोमाइज, कोई लव नहीं था, कोई कंपल्शन नहीं था, कोई चॉइस भी नहीं थी, लेकिन इट वॉज जस्ट अ समझौता, एक कॉम्प्रोमाइज था। मटिल्डे हमेशा डिससैटिस्फाई क्यों रहती थी? क्योंकि उनको ऐसे मॉडेस्ट, ऐसे गरीब घर में रहना पसंद नहीं था। उनको लगता था कि शी वॉज ब्यूटिफुल एंड शी डिजर्व्ड अ मोर लग्जूरियस एंड हायर सोशल स्टेटस। लेट्स मूव टू सेक्शन नंबर 2। अब सेक्शन नंबर 2 में भी यहाँ यही दिखाया गया है कि मटिल्डे हमेशा सीजलेसली, बिना किसी एंड के, बिना किसी अंत के सफ़र करती रहती थी, दुखी रहती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि मैं तो पैदा ही इसलिए हुई हूँ कि मैं सारी डेलिकेसीज को एंजॉय कर सकूँ, सारी लग्जरीज को एंजॉय कर सकूँ, हर चीज़ का आनंद लेने के लिए ही मैं पैदा हुई हूँ। और वो इस बात से सबसे ज़्यादा परेशान थी कि उनकी घर की कितनी गरीबी नज़र आती है, उनके घर में कितनी गरीबी नज़र आती है। चाहे वो वॉल्स का बेयरनेस हो, यानी उनकी वॉल्स पर कुछ भी अच्छी चीज़ नहीं टंगी थी, हमेशा ऐसी नंगी सी दीवारें लगती थी, शैबी चेयर्स थी, कुछ अच्छी चेयर्स भी नहीं थी, घिसी पिटी कुर्सियाँ थीं, और कर्टन्स भी कुछ खास अच्छे नहीं थे, अगली थे, बदसूरत पर्दे थे। ऑल दोज थिंग्स, ये सारी चीज़ें ऑफ विच अनदर वुमन ऑफ हर रैंक वुड नेवर हैव बीन कॉन्शियस। मतलब अगर उसकी रैंक की, मतलब उन्हें लगता था कि मेरे रैंक जैसी अगर कोई और औरत होती तो वो इन चीज़ों के बारे में तो कभी परवाह ही नहीं करती, इन चीज़ों पर कभी ध्यान ही नहीं देती, और इस बात से उसे इतना टॉर्चरस महसूस होता था, और इसी बात से वो गुस्से में रहती थी। द साइट ऑफ द लिटिल ब्रिटेन, एक ब्रिटेन किसान, ब्रिटेन मतलब जहाँ पर वो रहती थी, जिसका नाम है ब्रिटनी, ब्रिटनी में रहने वाले लोगों को कहा जाता है ब्रिटेन। तो जब वो ब्रिटेन किसान को देखती थी तो वो एक साधारण सा काम करता था, हम्बल हाउसवर्क करता था, और वो उसके अंदर एक रिग्रेट को अराउज करता था, कि वो कुछ गिल्ट होता था उसे, और बिविल्डरिंग ड्रीम्स, मतलब ऐसे सपने उसे आते थे जो उसे भ्रमित कर दें। मतलब वो हमेशा किसान को काम करते हुए देखती थी, उसको लगता था कि काश मैं अपने नौकर को भी कुछ हेल्प कर पाती, और बिविल्डरिंग ड्रीम्स, बहुत अजीब अजीब सपने देखती थी जो खुद को भटका दें। वो देखती थी कि शानदार कपड़ों में, चमकती हुई मोमबत्ती धारकों से सजे सुंदर कमरों में हूँ, यानी एंटी चैम्बर्स, साइलेंट एंटी चैम्बर्स, ओरिएंटल टेपेस्ट्री, मतलब पर्दे ऐसे थे जो बहुत ही एंशियंट जगह के थे। इल्यूमिनेटेड मतलब जगमगा रहे थे, टॉल ब्रॉन्ज कैंडलेब्रा, जिसमें मोमबत्तियां लगी होती हैं, और जिसमें बड़ी कुर्सियों पर आराम कर रहे नौकर थे। मतलब उसको लगता था कि मेरे तो नौकर भी इतने आराम से रह रहे होंगे, और बेचारे उस ब्रिटेन किसान को देखकर उसे बड़ा रिग्रेट फील होता था कि मेरी वजह से इसको इतना काम करना पड़ रहा है, और अगर मैं किसी अच्छी जगह पर होती तो ये नौकर भी बहुत आराम कर रहा होता। ड्राउजी मतलब उन्हें नींद आ रही होती, बाय द ऑप्रेसिव हीट ऑफ द स्टोव, मतलब स्टोव के सामने काम कर रहे हैं फिर भी उन्हें नींद आ रही है, इतनी आराम से वो रह रहे हैं। वो प्राचीन रेशम से बने लंबे हॉल, एंशिएंट सिल्क से बने लंबे हॉल, कीमती खजानों से भरी अलमारियां कंटेनिंग प्राइसलेस, मतलब उसमें बहुत सारी क्यूरियोसिटीज ऐसी चीज होती है जो हमारी जिज्ञासा को निकालें, उभारें। परफ्यूम रिसेप्शन रूम्स हैं, परफ्यूम से मतलब जिसमें खुशबू आ रही हो, रूम्स थे, और वो उनसे 5 बजे अपने इंटीमेट फ्रेंड्स, अपने प्रसिद्ध दोस्तों के साथ चाय पीने के लिए सुंदर कमरों का सपना देखती थी, जिनमें सारी महिलाएं एनवी करती थीं, और जिसकी भी वो अटेंशन चाहती थी उसको वो एनवियस करती थी। मतलब वो बेसिकली एक अच्छी कंपनी का, एक लग्जरी लाइफस्टाइल का सपना देखती ही रहती थी। जब वो डिनर पर बैठती थी, जब वो डिनर के लिए बैठती थी, खाने की मेज़ पर बैठती थी, अपनी राउंड टेबल पर, जो कि एक टेबल क्लॉथ से ढका होता था, जो कि 3 दिन से सेम टेबल क्लॉथ यूज़ किया जाता था, अपने हस्बैंड के सामने बैठती थी, और वो सूप का कवर, सूप का जो बर्तन होता है वो हटाता है और खुशी से कहता है, कितना अच्छा, कितना बढ़िया सूप बनाया है, मैं तो इससे ज़्यादा कुछ अच्छी चीज़ जानता ही नहीं। जब उसका हस्बैंड ये सब कहता था, वो हमेशा डेंटी डिनर्स के बारे में सोचती थी, शानदार डिनर्स के बारे में सोचती थी, जो कि चमकदार चांदी के बर्तनों में परोसा जाता था, खूबसूरत टेपेस्ट्री से ढकी दीवारें, पक्षियों की मीठी बातें सुनने की कल्पना करती थी। अजीब पक्षी, मिडल ऑफ अ फेरी फॉरेस्ट, एक फेरियों के फॉरेस्ट में पक्षी उड़ रहे हैं, और वो डिलिशियस डिशेस के बारे में सोच रही है, जो कि बहुत ही खूबसूरत प्लेट्स पर सर्व किए जा रहे हैं, एंड उसमें इतनी मीठी मीठी बातें, गैलेंट्रीज मतलब बातें की जा रही हैं। जब आप स्विंग्स लाइक स्माइल,
तो जहां फेरी टेल की बात की जा रही है वहां पर स्फिंक्स लाइक स्माइल मतलब एक लेडी का फेस और एक लायन की बॉडी। सो वो इस तरह से स्माइल कर रही है जब वो किसी ट्राउट का यानी किसी मछली का मीट खा रही है या फिर किसी बर्ड के विंग्स खा रही है। तो बेसिकली जब वो डिनर बहुत ही आलीशान बहुत ही स्वादिष्ट डिनर कर रही है तो वो इस तरह की चीज़ों के बारे में सोचती है। जब वो नॉर्मल खाना खा रही होती है तो वो लैविश डिनर के बारे में सोचती है। लेकिन फिर भी उसके पास कोई गाउन्स नहीं थे, कोई जूल्स नहीं थे, कुछ भी नहीं था और वो कुछ भी पसंद नहीं करती थी, बस उससे तो वही सब चाहिए था। उसे लगता था कि वो तो उन्हीं के लिए बनी है। वह प्रशंसा, आकर्षण और चाहत वाली बनना चाहती थी। मतलब वो हमेशा यही चाहती थी कि मुझे हमेशा लोग चाहते रहें। अब यहाँ पर एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है, वो है मैडम फॉरेस्टियर, जो कि उसकी एक दोस्त थी। उसके स्कूल में, जब वो स्कूल में पढ़ती थी, कॉन्वेंट में पढ़ती थी, तो उसकी स्कूलमेट थी जो कि बहुत अमीर थी और अब उसे उसके घर जाना बिल्कुल पसंद नहीं आता था, क्योंकि जब वो वापस आती थी तो उसे दोबारा वही सैडनेस, वही दुख महसूस होता था। तो इसलिए अब उसने उस दोस्त से भी मिलना छोड़ दिया था और उस लेडी का नाम था मैडम फॉरेस्टियर। आपको ये 3 नाम ही इस स्टोरी में नजर आएंगे। वन इज मेटिल्डे, द अदर इज उनके हस्बैंड मिस्टर लॉयसल एंड मैडम फॉरेस्टियर। आगे बढ़ने से पहले इसके इंटेक्स्ट क्वेश्चंस 8.2 देखते हैं। मटिल्डे जब अपने घर के अराउंड देखती थी तो वो क्या फील करती थी और क्यों? वो हमेशा सैड और एंग्री फील करती थी, वो टॉर्चर्ड और एंग्री फील करती थी जब वो देखती थी अपने घर की पॉवर्टी, बेयर वॉल्स, शैबी फर्नीचर, अगली कर्टन्स। वो हर डेलिकेसी और लग्जरी को एंजॉय करना चाहती थी जो उसके लिए एंटाइटल्ड थी। हाउ डज मटिल्डे की अपीयरेंस, उसके बिहेवियर को कैसे, उसकी जो अपीयरेंस की परसेप्शन थी, उसकी जो सोच थी अपनी अपीयरेंस के बारे में, उसका बिहेवियर कैसे चेंज करती थी? वो बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस हो गई और वो विड्रॉन हो गई, यानी उसे किसी चीज़ से अच्छा नहीं लगता था और वो अपने आप में बहुत कॉन्शियस फील करती थी, इसीलिए उसने अपनी दोस्त के यहाँ भी जाना छोड़ दिया था। इनमें से कौन से वर्ड्स मटिल्डे को बेस्ट डिस्क्राइब करते हैं? हम कह सकते हैं कि वो डिससैटिस्फाइड थी, क्योंकि वो अपने घर की मॉडेस्टी से टॉर्चर की जाती थी। वो अपने घर की सिंप्लिसिटी से कंटेंट नहीं थी। बेशक उसका हस्बैंड सिंपल से खाने को भी अप्रिशिएट करता था, लेकिन वो ऐसी बिल्कुल नहीं थी। अब उसका नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि हस्बैंड डिफरेंट कैसे था? उसका हस्बैंड बहुत कॉमन सा पर्सन था और वो हर चीज़ में खुशी ढूंढता था, कंटेंटेड रहता था, अपनी छोटी हम्बल लाइफ से भी खुश रहता था और वो सिंपल सी चीज़ें जैसे सूप को भी बहुत इंजॉय करता था। आप मटिल्डे को क्या एडवाइस देंगे और क्यों? हम ये कह सकते हैं कि हम मटिल्डे को यही एडवाइस देंगे कि उसे अपनी लाइफ में कंटेंटेड रहना चाहिए विद वॉट एवर मीन्स शी हैज़। शी शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल विद वॉट एवर शी हैज़ और उसे अपने से नीचे लोगों को देखना चाहिए जिनके पास इतनी भी चीज़ें नहीं हैं जितनी कि वो एक्सेस कर पाती थी। मटिल्डे की फ्रेंड कौन थी? वो थी उसकी फॉर्मर स्कूलमेट कॉन्वेंट से, जहाँ पर वो दोनों पढ़ी थी। वो रिच, उसे क्यों विजिट नहीं करना चाहती थी, लेकिन मटिल्डे उसे इसीलिए विजिट नहीं करना चाहती थी क्योंकि जब भी वो उसके घर से अपने घर वापस आती थी तो उसे हमेशा दुख महसूस होता था। अब चलते हैं सेक्शन 3 पर। लेकिन एक शाम उसका हस्बैंड घर आता है विद ट्रायम्फेंट एयर, यानी गर्व से भरा हुआ आया और उसके हाथ में एक बड़ा लिफाफा है। उसने कहा, देखो मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। उसने फटाफट से पेपर को फाड़ा और उसमें से एक प्रिंटेड कार्ड निकाला जिसमें ये शब्द लिखे हुए थे। और वो शब्द क्या थे कि पब्लिक इंस्ट्रक्शन के मिनिस्टर और मैडम जॉर्जस रैम्पनो रिक्वेस्ट करते हैं मिस्टर एंड मिस मैडम लॉयसल की कंपनी एट द पैलेस, उनके महल में ऑफ द मिनिस्ट्री, मतलब मिनिस्ट्री के पैलेस में एक दावत थी, एक बहुत शानदार पार्टी थी मंडे की शाम को, जनवरी 18 को, और मिस्टर और मिसेस लॉयसल को वहां पर आमंत्रित किया गया था। उनके ऑफिस की एक पार्टी थी, बहुत ही आलीशान पार्टी थी क्योंकि मिनिस्टर की पार्टी थी और उसमें उनके स्टाफ को भी बुलाया गया था और स्टाफ की पत्नी को भी बुलाया गया था। लेकिन इस इनविटेशन को देखकर खुश होने के बजाय उसके हस्बैंड ने तो यही सोचा था, उसने इनविटेशन को फेंक दिया ऑन द टेबल, गुस्से में, क्रॉसली मतलब गुस्से में फेंक दिया, मटरिंग, बड़बड़ाते हुए, तुम क्या चाहते हो मैं इसके साथ क्या करूं? तो उसे इस बात पर काफी गुस्सा आया। अब आप सोच सकते हैं कि उसे क्यों गुस्सा आया। ना तो उसके पास अच्छे कपड़े थे, ना उसके पास अच्छे गहने थे, वो वहां पर जाकर क्या करे? माय डियर, अरे क्या हुआ माय डियर? मुझे तो लगा था तुम बहुत खुश होगी
क्योंकि तुम कभी बाहर नहीं जाती और ये इतनी अच्छा मौका है। मुझे तो इसे पाने में बहुत मेहनत लगी, बहुत ट्रबल, बहुत परेशानी मैंने उठाई, और हर कोई यहाँ पर जाना चाहता है। इट इज़ वेरी सिलेक्ट, और ये हर एक को नहीं मिला है, ये सिर्फ सिलेक्टिव लोगों को मिला है। और वो क्लर्क्स को तो इनविटेशन दे भी नहीं रहे थे। मैंने बड़ी मुश्किल से वहाँ पर अपनी परेशानी उठाकर इस इनविटेशन को हासिल किया है। सारा ऑफिशियल वर्ल्ड वहाँ पर होगा। लेकिन उसने अपने हस्बैंड को एक इरिटेटेड, एक चिड़चिड़ी नज़र, परेशान नज़र से उसे देखा। तुम क्या चाहती हो कि मैं क्या पहनूं अपनी पीठ पर? तुम्हें क्या लगता है मैं क्या पहन कर जाऊंगी? उसने इस बारे में नहीं सोचा था। वो स्टैमर करने लगा, वो हकलाने लगा। उसने कहा, जो थिएटर में तुम गाउन पहनकर जाती हो वो पहन लो ना, वो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम पर। वो रुका, डिस्ट्रैक्टेड। वो अपनी वाइफ को रोते हुए देखकर थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया, यानी दुखी हो गया। उसने बोलना बंद कर दिया। उसकी वाइफ की आंखों से बड़े बड़े आंसू बहने लगे और उसके मुंह तक बहकर आ गए। उसने कहा, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या बात है? मैडम लॉयसल ने अपनी उदासी पर काबू पाते हुए एक काम आवाज में, एक शांत आवाज में जवाब दिया, जब वो अपने आंसू साफ कर रही थी, कुछ नहीं, सिर्फ मेरे पास कोई गाउन नहीं है और इसीलिए मैं इस पार्टी में नहीं जा सकती। अपने इस कार्ड को अपने किसी और कॉलीग को दे दो, ऐसे व्यक्ति को दे दो जिसकी वाइफ के पास अच्छे कपड़े हैं मेरे से। इस बात को सुनकर मिस्टर लॉयसेल काफी निराश हो गए। वो बहुत बुरा फील करने लगे। उन्होंने कहा, चलो एक काम करते हैं मटिल्डे, कितने पैसे लगेंगे एक अच्छा गाउन लेने के लिए जो कि तुम अदर ओकेजन्स पर भी यूज कर सकती हो, कुछ थोड़ा सिंपल सा। उसने कुछ सेकंड सोचा, अपनी कैलकुलेशंस करी और ये भी सोचा कि ये पता लगाने के लिए अपने सावधान पति से तुरंत नहीं कहे बिना कितना मांगना है, मतलब इमीडिएट रिफ्यूजल भी ना कर दे उसका हस्बैंड, कि फौरन मना भी ना कर दे। और वो एक इकोनॉमिक क्लर्क है, वो पैसे भी इतने नहीं दे सकती। उसने कुछ अपनी कैलकुलेशंस मन में करी और फाइनली उसने हेजिटेटिंगली जवाब दिया कि मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन आई थिंक मैं 400 फ्रैंक्स से काम चला लूंगी। तो वो थोड़ा पीला पड़ गया क्योंकि उसने 400 फ्रैंक्स जोड़ रखे थे, क्योंकि उसे एक गन खरीदनी थी और वो अगले समर शूटिंग के लिए जाने वाला था, यानी शूटिंग के लिए मतलब शिकार के लिए जाने वाला था अगली गर्मियों में अपने दोस्तों के साथ, जो कि लार्क्स को वहां पर शूट करने के लिए जाने वाले थे। लेकिन उसने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें 400 फ्रैंक्स दे दूंगा और अब तुम एक अच्छा सा अपने लिए गाउन खरीद लेना। उसके हस्बैंड ने अपने शिकार पर जाने के आइडिया को सैक्रिफाइस कर दिया अपनी वाइफ के लिए, ताकि वो अच्छा महसूस कर सके। व्हाट वाज समथिंग मॉन्सियर लॉयसेल क्या लेकर आए थे अपनी वाइफ के लिए ऑफिस से? वो एक इनविटेशन कार्ड लाए थे एक्सक्लूसिव पार्टी के लिए, जो कि मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन होस्ट करने वाले थे। मटिल्डे ने इस इनविटेशन पर कैसे रिएक्ट किया? शी थ्रू द कार्ड अवे एंड लुक्ड एक्सट्रीमली अपसेट टू रिसीव इट, बिकॉज उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे, अच्छी ज्वेलरी नहीं थी उस बॉल में पहनने के लिए। बॉल मतलब पार्टी। मटिल्डे के हस्बैंड ने उसकी रिक्वेस्ट पर कैसे रिएक्ट किया? फॉर अ न्यू ड्रेस। मटिल्डे के हस्बैंड ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें 400 फ्रैंक दे दूंगा ताकि तुम एक नया गाउन खरीद सको। और ये वही पैसा था जो उन्होंने अपने लिए एक गन खरीदने के लिए जोड़ कर रखा था, ताकि वो अगली गर्मियों में शूटिंग के लिए जा सके अपने दोस्तों के साथ। उन्होंने अपने पैसे अपनी वाइफ को क्यों दिए? क्योंकि वो चाहते थे कि वो हमेशा वो खुश रहे। वो उससे बहुत प्यार करते थे और इसीलिए वो उसको हर हाल में खुश देखना चाहते थे। और इससे क्या पता चलता है? इससे डेफिनेटली ये पता चलता है कि मिस्टर लॉयसेल एक बहुत ही काइंड और जेनरस व्यक्ति थे, जो कि सेल्फलेस थे। क्या आपको लगता है कि मटिल्डे की हैप्पीनेस सिर्फ मटेरियल पोजेशन, यानी सिर्फ भौतिक चीजों पर ही डिपेंड करती थी? ऑब्वियसली यस। उसे अपने हस्बैंड की फीलिंग्स का, उसके एफर्ट्स का, उसके सैक्रिफाइसेस, उससे कुछ लेना देना नहीं था। वो तो सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे और लग्जरीज के बारे में ही सोचती रहती थी। सो डेफिनेटली उसकी हैप्पीनेस मटेरियल पोजेशंस पर काफी डिपेंडेंट थी। आज के लेसन में हम इतना ही करेंगे। अगले वीडियो में मैं बाकी के सेक्शंस को कवर करूंगी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द स्टोरी सो फार। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।